वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। हम लोग चार्ज, करंट, वोल्टेज और पावर ये चार चीज समझ गए थे। बेसिकली करंट क्या है? नंबर ऑफ कूलम्स ऑफ चार्जेस फ्लोइंग पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। वोल्टेज क्या है? चार्जेस को मूव कराने के लिए पर कूलम जो एनर्जी देनी पड़ती है, जूल पर कूलम, वही क्या है? वोल्टेज। पावर क्या है? जूल पर सेकेंड। पर सेकेंड कितना पावर डिलीवर हो रहा है, सॉरी पर सेकेंड कितनी एनर्जी डिलीवर हो रही है किसी सोर्स के द्वारा या एब्जॉर्ब किया जा रहा है किसी लोड के द्वारा, वही क्या कहलाता है? पावर। और एनर्जी पावर इनटू टाइम। तो इस पे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाए लास्ट क्लास में, और नोट्स में भी आपके कुछ न्यूमेरिकल थे, वो आप लोग बना लिए होंगे निश्चित तौर पे। आइए आज से स्टार्ट करते हैं सर्किट एलिमेंट्स। इसमें वैसे तो सर्किट एलिमेंट्स चार हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, कंडक्टेंस। लेकिन कंडक्टेंस मेनली रेजिस्टेंस का ही रेसिप्रोकल है, उल्टा है, तो इसलिए उसको नहीं पढ़ते हम लोग, फॉर्मूला वाइज पढ़ते हैं। लेकिन बेसिकली क्या पढ़ेंगे? रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। उसमें सबसे पहला आता है रेजिस्टर, ठीक है। लेकिन रेजिस्टर बताने से पहले हम लोग एक चीज समझते हैं जिसका नाम है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का मतलब होता है प्रतिरोध करने की क्षमता। हर एक मटेरियल की अपनी कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होती है, और रेजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोध करने की क्षमता। किसको प्रतिरोध करने की क्षमता? चार्ज को अपने से फ्लो ना होना देना, है ना। चार्ज को अपने से फ्लो नहीं होने देंगे, यही क्या है? प्रतिरोध की क्षमता है कि चार्ज को अपने से हम फ्लो नहीं होने देंगे, यही क्या है? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी मतलब कि कोई एलिमेंट, मतलब ये प्रॉपर्टी है एक तरह से, है ना। हर एलिमेंट का एक गुण है, गुण कहिए चाहे अवगुण कहिए, जो कहिए, लेकिन कि वो चार्ज को अपने तरफ अपने से फ्लो होने देने में कितना अवरोध उत्पन्न करता है, कितना प्रतिरोध करता है, यही क्या कहलाता है? उसकी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हर मटेरियल की अलग अलग होती है, लेकिन रेजिस्टेंस दो मटेरियल का सेम भी हो सकता है ना। इसलिए पहले मैंने रेजिस्टिविटी से स्टार्ट किया, उसके बाद आपको रेजिस्टेंस बताएंगे। रेजिस्टिविटी कोई भी दो मटेरियल की सेम नहीं हो सकती है, लेकिन रेजिस्टेंस कोई भी दो मटेरियल का सेम हो सकता है। कैसे, हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले रेजिस्टिविटी क्या है? हर मटेरियल का एक प्रॉपर्टी कि वो अपने से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने देने में कितना अवरोध उत्पन्न करता है, कितना प्रतिरोध करता है, वही क्या है? उसकी रेजिस्टिविटी। जैसे मतलब जो जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने से फ्लो होने नहीं देगा, है ना। समझ में आ रही बात? मतलब उससे उतना ही कम करंट फ्लो करेगा, कूलम पर सेकेंड। जो जितना ज्यादा अवरोध उत्पन्न करेगा उससे उतना कम फ्लो करेगा। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कुछ एलिमेंट्स की रेजिस्टिविटी लिखी है, जैसे सिल्वर, Ag मतलब सिल्वर, है ना। 1.64 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। ओम मीटर इसका यूनिट होता है, कैसे होता है हम लोग देखेंगे। लेकिन इसकी रेजिस्टिविटी इतनी है, सबसे कम रेजिस्टिविटी का यही मटेरियल है, ठीक है ना, सिल्वर, चांदी। फिर उससे ज्यादा का कॉपर है, 1.72 × 10⁻⁸, ये बहुत महंगा है। चांदी का तार लगाइएगा, पता चलेगा कि रात भर में तारे चुरा लिया कोई, है कि नहीं। तो कॉपर थोड़ा सा रेजिस्टिविटी ज्यादा है, लेकिन इससे काफी सस्ता है कि नहीं, तो इसलिए इसको यूज भी करते हैं। तो बहुत कम रेजिस्टिविटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को फ्लो होने देने में अवरोध उत्पन्न करेगा, लेकिन कंपैरिजन करें तो कॉपर सिल्वर से ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। और कॉपर से भी ज्यादा कौन करेगा? एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम और सस्ता होता है ना। तो जनरली एल्युमिनियम का ही ज्यादातर हम लोग अभी के समय में यूज कर रहे हैं। पहले कॉपर करते थे, अभी एल्युमिनियम का ज्यादा यूज हो रहा है कंडक्टर्स के लिए,
अपने पावर सिस्टम में, हालांकि घरों में तो अभी भी वायरिंग वगैरह में हम लोग कॉपर का ही यूज करते हैं। हैवेल्स वगैरह का जो वायरिंग वायर है उसमें कॉपर का आप देखते होंगे, पीला टाइप का, ब्राउन रंग टाइप का आता है, एल्युमिनियम व्हाइट होता है। टंगस्टन, जो पहले 100 वाट के बल्ब आते थे, जो फिलामेंट जो उसका होता था वो उस टाइप का, तो टंगस्टन वो मटेरियल हुआ। तो इसका कितना है, ज्यादा है, 5.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। फिर देखिए आयरन का और ज्यादा है, 9.8 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ग्लास का बहुत ज्यादा है, और रबर का तो और भी ज्यादा है, वुड का फिर और ज्यादा होगा। तो ये क्या बता रहा है, रेजिस्टिविटी क्या बता रहा है कि कौन से मटेरियल कितना ज्यादा अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने देने में। और ये जो रेजिस्टिविटी है मटेरियल्स की, जैसे इसका अलग, सबका अलग अलग क्यों है, सबका अलग अलग है उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर के कारण, है ना। जिस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे या लूजली बाउंडेड, आसानी से थोड़ा भी एनर्जी दे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, वो ज्यादा होंगे, वो उनका रेजिस्टिविटी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको कई सारे इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि किसी वायर में करंट कैसे फ्लो करता है ना। जैसे इस वायर को अगर हमने किसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसको इस बगल वाले को रिपेल करेगा, ये बगल वाले, इस तरह से करते करते जब यहाँ आएंगे तो कंडक्टर के अंदर में अगर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये किसी को रिपेल करेगा, फिर ये दूसरे को रिपेल करेगा, इस तरह से करते हुए कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर फ्लो होगा। लेकिन अगर इसमें इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं है, तो कैसे फ्लो होगा, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टिविटी में डिफरेंस है, ये मटेरियल के एटॉमिक स्ट्रक्चर के कारण है। कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन काफी संख्या में, तो इनसे चार्ज का फ्लो हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो ये तो हुई रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ये मेनली ये तीन ही, सिल्वर भी नहीं चूंकि बहुत कॉस्टली है, कॉपर और एल्युमिनियम ही ज्यादातर यूज होता है एज ए कंडक्टर। अब एक हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मान लीजिए जैसे कॉपर या एल्युमिनियम, इन दोनों में से किसी से भी अगर हमको चार्ज को फ्लो कराना है, तो जैसा लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, लेकिन अगर हम कोई सोर्स ऑफ एनर्जी न दे, अगर हम नागिन डांस का टोन न बजाए, तब तक सब एक लय में एक डायरेक्शन में आएगा नहीं, है ना। तो एक सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि हमने एक सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया, 1.5 वोल्ट का एक बैटरी, और उसके साथ हमने एक कॉपर का एक वायर ले लिया, ठीक है ना, और सिमिलरली एक एल्युमिनियम का भी वायर, मान लीजिए कॉपर है, ठीक है, और सिमिलरली 1.5 वोल्ट की बैटरी लगा करके अगर हमने एक एल्युमिनियम का भी वायर लिया और सेम लेंथ, सेम थिकनेस, उतना मोटा चौड़ा दोनों सेम है, 1.5 वोल्ट का, तो आप सोच के बताइए कि किसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा। एनर्जी पर कूलम, जूल पर कूलम, तुम दोनों में सेम दे रहे हैं, 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट, 1.5 जूल पर कूलम, 1.5 जूल पर कूलम, दोनों में एनर्जी सेम दे रहे हैं। तो जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा, है नहीं। किसका प्रतिरोध कम है, कॉपर का, तो इसमें ज्यादा करंट फ्लो कर जाएगा। और एल्युमिनियम का प्रतिरोध ज्यादा है तो इसमें इसकी तुलना में कम करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि इसके शेप साइज को सेम रखते हैं, लेकिन अगर हमको दोनों में सेम करंट फ्लो करवाना है तो क्या करें, बात समझ में आ रही है। अभी यहाँ 1.5 वोल्ट है, यहाँ 1.5 वोल्ट है, कॉपर है, ये एल्युमिनियम है, दोनों का साइज शेप सब सेम है, तो क्या होगा, इसका रेजिस्टिविटी कम है, प्रतिरोध कम है, तो इसमें आसानी से चार्जेस फ्लो करेंगे, तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा, इसमें कम करेगा। लेकिन अगर दोनों में सेम करंट फ्लो करवाना है और शेप साइज सेम रखना है तो क्या करें, तो इसमें यहाँ पर जो सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है, इसको बढ़ा देंगे। अगर आप इसको बढ़ा देंगे तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इससे फ्लो कर जाएंगे। मतलब कितना बढ़ाएंगे वो तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो तो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अगर दो मटेरियल की रेजिस्टिविटी में डिफरेंस है, किसी में कम है, लेकिन फिर भी अगर सेम करंट फ्लो करवाना है ना, बिना उसके साइज और शेप को चेंज किए हुए, तो आप वोल्टेज सोर्स की वैल्यू
एनर्जी सोर्स की वैल्यू बढ़ा देंगे तो सेम करंट फ्लो कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए, लेकिन ऐसा देखा गया कि बिना इस वोल्टेज सोर्स को चेंज किए हुए भी, है ना, बिना इस वोल्टेज सोर्स को चेंज किए हुए भी इन दोनों में सेम करंट फ्लो कर सकता है। अब समझ में आ रहा है? ऐसे तो नहीं करेगा, या तो इसको बढ़ाइए, लेकिन बिना इसको बढ़ाए हुए भी और बिना इसको घटाए हुए भी इन दोनों में सेम करंट फ्लो कर सकता है। कैसे? तो ऐसा देखा गया कि अगर ये जो एल्युमिनियम है, अगर इसकी लंबाई को कम कर दिया जाए, जो लेंथ है, जैसे ये एल लेंथ है ना, और ये भी एल लेंथ का था, ठीक है, लेकिन अगर अब हम इसका लेंथ L1 कर दें, जहां पर कि L1 लेस देन L है ना, L1 लेस देन L, समझा? इसका लेंथ अगर L1 कर दें और L1 L से छोटा है, तो पाया गया कि इसमें करंट की वैल्यू बढ़ जाती है पहले के कंपैरिजन में। अगर और लेंथ इसका छोटा करें तो और करंट बढ़ जाता है। इस तरह से लेंथ को छोटा करते करते एक ऐसा समय आ सकता है जब दोनों में करंट सेम हो जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, या गुण कहें, जो भी कहें, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, चार्ज के फ्लो को अपोज करने की, मतलब जो प्रतिरोध करने का जो गुण है, वो डिपेंड करता है लेंथ पर भी, लेंथ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, और दूसरा एक और चीज देखा गया, अगर इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपका वायर सिलेंड्रिकल है ना, और इसका हम कहें क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब ये नहीं हुआ कि इस पूरे सिलेंडर का एरिया, है ना, ये नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ कि जैसे ये वायर है, ये भी सिलेंड्रिकल है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये नहीं कि आप पायर स्क्वायर एच करने लगे, नहीं। सामने से देखने पर क्या दिख रहा है? सर्किल दिख रहा है ना। तो सामने से देखने पर जो दिख रहा है सर्किल, उसका जो एरिया होगा वही क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, है ना। इसको क्रॉस सेक्शनल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको काटे इस तरह से तो आपको दिखेगा क्या? फ्रंट व्यू, सामने से ये सर्किल दिखेगा, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो क्या होगा? पायर स्क्वायर। अगर आपको कहे कि वायर रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल टाइप का वायर है कुछ, या क्यूबॉइड टाइप का वायर है कुछ, इस तरह से वायर है ना, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? तो रेक्टेंगल होगा, है? तो ये भी देखा गया कि अगर हम लोग ये जो एल्युमिनियम है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो अगर ज्यादा कर ले, मतलब ज्यादा मोटा वायर ले लें, है ना, मतलब कि अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A और इसका अगर हम कर ले A1 एंड A1 इज ग्रेटर देन A, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा ले, मोटा वायर ले लें, तो भी देखा गया कि लेंथ अगर सेम रखें, है ना, L लेंथ सेम रखें और एरिया ही अगर बढ़ा लें, मोटा वायर ले लें इसके कॉम्पिटिशन में, तो भी करंट कम रहा है ना। जितना मोटा लेंगे, अगर मोटा वायर ले लें, एरिया बढ़ा लें, तो देखा गया कि करंट बढ़ रहा है, ठीक है ना। और जितना मोटा करते जाएंगे उतना ज्यादा करंट बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि किसी भी मटेरियल की जो प्रतिरोध करने की क्षमता है वो उसका अपना गुण है, उसकी अपनी रेजिस्टिविटी है, लेकिन सिर्फ वो इस पर ही डिपेंड नहीं करता है, बल्कि उसके वायर के लेंथ पर और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर लेंथ बढ़ा रहे हैं, जैसे इसमें अगर लेंथ को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध करने की क्षमता बढ़ जाती है ना, यानी कि प्रतिरोध करने की क्षमता बढ़ जाती है। और अगर हम एरिया बड़ा कर दें, एरिया बड़ा करें, तो प्रतिरोध करने की क्षमता घट जाती है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने कहा कि अब यानी किसी मटेरियल का जो सिर्फ रेजिस्टिविटी से किसी मटेरियल की प्रतिरोध करने की क्षमता डिफाइन नहीं हो सकती है। इसके लिए एक और नया टर्म लाना पड़ेगा,
क्योंकि रेजिस्टिविटी तो सबकी डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन रेजिस्टिविटी क्या है, चार्ज को फ्लो ना होने देना। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि सेम वोल्टेज सोर्स पे एल्युमिनियम में ज्यादा करंट फ्लो कर जाए। अगर इसके लेंथ को हम बहुत कम कर दें और एरिया को बहुत ज्यादा कर दें तो इसकी प्रतिरोध करने की क्षमता बहुत कम हो जाएगी, तो इसके कंपैरिजन में इससे ज्यादा भी करंट फ्लो कर सकता है। इसका मतलब कि सिर्फ रेजिस्टिविटी से हम नहीं बता सकते हैं कि मटेरियल की प्रतिरोध करने की क्षमता ज्यादा है कि कम है। उसके लिए एक नया टर्म डिफाइन करना पड़ेगा, और वो नया टर्म क्या आया, रेजिस्टेंस, है ना। लोगों ने एक नया टर्म दिया, रेजिस्टेंस। और ये जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जैसा हमने कहा भी कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना आप लेंथ बढ़ाते जाएंगे उतना रेजिस्टेंस या प्रतिरोध करने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए कैसे ये रेजिस्टेंस लेंथ के कैसे प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए कि जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे फ्लो करता है वायर में, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इन करेगा, वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, वो फिर किसी को करेगा, फिर किसी को करेगा, और इस दौरान मूवमेंट में जब इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन कई बार कॉलिजन करता है, टकराता है, कई सारे एटम से टकराता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, कई सारी चीजों से टकराता है। तो उसके मूवमेंट में प्रतिरोध है ना, वो टकरा रहा है, किसी एटम से टकराया, फिर किसी से इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर किसी एटम से टकराया, तो उसके मूवमेंट में प्रतिरोध है। और ये जितना बड़ा वायर होगा उतना ज्यादा इसको दिक्कत होगा पार करने में। आप भी अगर किसी बाजार के किसी गली में हैं जो कि बहुत ज्यादा कंजस्टेड है, संकरा है, बहुत लोग हैं, तो आपको यहाँ से इस पार से उस पार जाने में बहुत दिक्कत होगी। और अगर ये गली अगर इनफाइनाइट लेंथ की हो जाए तब तो फिर बीच में ही हम लोग टपक जाएंगे क्या। तो मतलब जितना लंबा होगा कंजस्टेड एरिया उतना ज्यादा दिक्कत होगी, प्रतिरोध होगा। सेम बात इलेक्ट्रॉन के साथ है, जितना बड़ा ही वायर होगा, जितना लेंथ ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इसको मूवमेंट में दिक्कत होगी, है ना। तो इसीलिए रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा इसको, चार्ज को मूवमेंट में, ठीक है। और जितना कम होगा उतना कम होगा। और एक और चीज क्या देखा गया कि रेजिस्टेंस अगर एरिया बढ़ाते हैं तो इसमें करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस कम है। एरिया बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घट जाता है, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जो डाटा है ये आपको एग्जाम वगैरह में देगा, फिर भी आपको कम से कम सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम का याद रहना चाहिए, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए। सेकेंड जो बात है, इसको भी अगर हम समझने का प्रयास करें कि जैसे लेंथ को समझे वैसे ही, तो देखिए अगर एक मोटा वायर है सेम लेंथ का, ठीक है, और सेम लेंथ का अगर एक पतला वायर है, इन दोनों में लेंथ तो सेम है, मटेरियल भी मान लीजिए ये कॉपर है, ये भी कॉपर है, दोनों कॉपर है, ठीक है, और लेंथ भी सेम है। अब किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो क्या करें, जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, यानी इसका रेजिस्टेंस कम होगा। कैसे, तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मूवमेंट में जो प्रतिरोध है वही तो है रेजिस्टेंस। तो आप खुद सोचिए कि ये बड़ा है ना, इसमें ये बताइए, इसमें और इसमें, इन दोनों में किसमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑब्वियसली इसमें होंगे, क्योंकि ये बड़ा एरिया है इसका, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन इसमें इन करेगा तो उसको यहां से यहां मूव करने में कैसे करना है, किसी इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना है, फिर वो किसी और इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, वो किसी और को करेगा, वो किसी और को करेगा। तो यहाँ पे बड़ा एरिया होने से इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं कि आसानी से किसी को भी रिपेल कर देगा, ये किसी और को कर देगा, ये किसी और को कर देगा, ये मूव कर जाएगा फटाक से। जबकि इसके केस में क्या है, उतने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, लेंथ कम है, सही है, लेकिन इसके कंपैरिजन में उतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इसके कंपैरिजन में इसमें प्रतिरोध ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में इसमें प्रतिरोध ज्यादा है।
हालांकि आप सोच रहे होंगे इसमें कॉलिजन ज्यादा हुआ, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स भी तो ज्यादा हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को ही तो रिपेल करके इनको आगे बढ़ना है। तो ये एक मतलब इस तरीके से लोग समझते हैं इसको कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस जो है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि आप ही मान लीजिए कि अगर आप एक बड़े से क्लासरूम में हैं, है ना, और आपको इस पार से उस पार जाना है तो आसानी होगी, और एक पतली सी गली है उससे निकलना थोड़ा दिक्कत होगा। कुछ इस तरह का ही बात है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा हैं कि आसानी से किसी को रिपेल कर देगा, ये किसको कर देगा और तुरंत पार हो जाएंगे। तब इसके केस में समय लगेगा, तो इसमें प्रतिरोध कम है। तो ये कंबाइंड बात हुई कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस जो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो रेजिस्टेंस की होगी वो रेजिस्टिविटी का तो फैक्टर लेना ही पड़ेगा, वो तो बेसिक चीज है ना, वो तो है ही हर किसी में। अगर दो मटेरियल हो जिनका लेंथ और एरिया सेम हो तो किसका रेजिस्टेंस कम या ज्यादा होगा वो तो रेजिस्टिविटी ही डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का जो फाइनल जो फॉर्मूला आता है होता है रो L अपॉन A, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टेंस के जो यूनिट है उसको साइमन ओम जो साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर ओम्स लॉ है ना, तो उनके नाम पर रख दिया गया ओम, ठीक है ना। तो R इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। और यहां से अगर हम लोग इस रेजिस्टिविटी का यूनिट निकालना चाहें तो क्या मिलेगा, R इंटू A बाई L। तो आप देखिए इसका होता है ओम, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या होता है मीटर, तो इसका यूनिट क्या हो गया ओम मीटर, ठीक है। सिमिलरली हम एक और चीज आपको यहीं पे बता दें कि रेजिस्टेंस क्या है, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी कि वो चार्ज को फ्लो होने से अपोज करे, ये है रेजिस्टेंस। इसी का इनवर्स होता है कंडक्टेंस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं G से, है ना, G इक्वल टू 1/R, कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस। इसका क्या मतलब है कि कोई मटेरियल कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने में सक्षम है, उल्टा जस्ट। तो G इक्वल टू 1/R, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा ओम का उल्टा भी कहते हैं इसको, ऐसे भी लिखते हैं, और महो भी कहते हैं, ओम का उल्टा ये भी हो गया महो, और एक और भी नाम है इसका सीमेंस साइंटिस्ट थे उनके नाम पर इसको दे दिया गया, उल्टा ओम या महो या सीमेंस, कंडक्टेंस, ठीक है, G इक्वल टू 1/R। तो यहाँ पे आपने समझा कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, और रेजिस्टेंस किस तरह से किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, और भी चीजों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर और भी चीजों पर, उसको देखेंगे हम लोग आगे। फिलहाल इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग दो न्यूमेरिकल बनाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ ए 1 किलोमीटर स्ट्रिप ऑफ कॉपर ऑफ rectangular cross section 2.5 cm by 0.05 cm, take resistivity of copper। मतलब आपको एक कॉपर का वायर है जो कि 1 किलोमीटर लंबा है और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, और उस क्रॉस सेक्शन की लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई है, और कॉपर का रेजिस्टिविटी दे दिया गया है, और आपको उस 1 किलोमीटर लंबे कॉपर के वायर का रेजिस्टेंस निकालना है, बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या कर रहा है कि एक सर्कुलर कंडक्टर, सर्कुलर मतलब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, कंडक्टर तो सिलेंड्रिकल होगा लेकिन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर है। अगर स्टार्टिंग में इनिशियली उसका रेजिस्टेंस था R1, कैपिटल R1, एंड नाउ, और जैसे ये है इसका रेजिस्टेंस R1 था, उसके बाद इसको स्ट्रेच किया गया, स्ट्रेच मतलब लमाड़ा गया, खींचा गया, है ना, और इतना स्ट्रेच किए, इसको इतना स्ट्रेच किए कि इसका डायमीटर आधा हो गया। समझ आ रही बात, मतलब इसको स्ट्रेच करके इतना स्ट्रेच किए कि ये मार्कर से स्ट्रेच होते होते पेन बन गया, है ना, इतना स्ट्रेच किए। तो जब तक ये था तब तक क्या था रेजिस्टेंस R1, और उस पर जब स्ट्रेच करते करते
पेन बन गया, पतला हो गया, तो डायमीटर आधा हो गया, और अब इसका रेजिस्टेंस है R2। तो आपको R2 और R1 में रिलेशन निकालना है ना। एंड नाउ इफ इट इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स डायमीटर इज हाफ, आधा हो गया, देन व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो नया जो रेजिस्टेंस है R2, उसकी वैल्यू क्या होगी? 4 ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन पूछ चुका है एसबी टेक में। दोनों को बनाइए वीडियो पॉज करके। पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, लेंथ 1000 मीटर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ना सिंपल तो होता है, लेकिन इसमें आपको यूनिट का ख्याल रखना है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड यूनिट में सबको लेके आइए, जैसे किलोमीटर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, मीटर है, तो मैंने पहले लेंथ को किलोमीटर से मीटर में ले आए। उसके बाद यहाँ पर जो आपको क्रॉस सेक्शन का लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको भी मीटर में लेके आइए। तो आप इसको मीटर में लेंगे तो क्या होगा? 2.5 × 10⁻² हो जाएगा, है ना, मीटर में। फिर इसको लाए तो एरिया निकल गया 0.125 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ρl/a। तो रो है इतना, दिया ही हुआ है, जो दिया हुआ, अगर दिया हुआ है तो याद क्या हुआ भूल जाइए, जो दिया हुआ है उसी को यूज कीजिए। तो 1.724 × 10⁻⁸ × 10⁻³ बाई एरिया इतना ले लेंगे, वैल्यू आ जाएगी 1.3792 या 1.38, ठीक है, हो गया ना। तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ABCD में से चारों ऑप्शन लोगों को आए होंगे जरूर, किसी को A आया होगा, किसी को B, C, D, लेकिन एक्चुअली में क्या है? तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए इनिशियल लेंथ, जब ये मार्कर था, है ना, तो इनिशियल लेंथ इसका था L1 मीटर, और डाया तो हमने D मीटर मान लिया, ठीक है। तो इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? πr², सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो πr², r मतलब रेडियस, तो डायमीटर का आधा, d/2 का होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा πd²/4। तो इनिशियल जो रेजिस्टेंस है R1, उसको क्या लिख सकते हैं? πl/a, तो πl1/a, πd²/4। तो R1 क्या हो गया? 4ρl1/πd², करेक्ट। अब इसको खींचा गया, तो जब खींचेंगे, और कहा है खींचते जब हैं तो डायमीटर आधा हो जाता है, तो डायमीटर तो आधा हो जाएगा, क्या लेंथ उतना ही रहेगा? बताइए, लेंथ भी तो बढ़ेगा, है कि नहीं? लेंथ भी तो बढ़ेगा। आप अगर पहले वाले में भी L लेकर के चलें और दूसरे वाले में भी L लेकर के चलें, तो आपको तो गलती होनी ही है, और जो गलती होगी उनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन में होगा ही होगा, और आप वो टिक मार के आएंगे, कहेंगे यस आई हैव गॉट 3 मार्क्स। ऐसे नहीं है ना। जब इसको हम लोग खींचेंगे तो प्रैक्टिकली सोचिए, खींचने का मतलब है कि डायमीटर तो आधा होगा, लेंथ भी आधा होगा, उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। एक्चुअली इसमें सोचना ये है कि जब हम इसको खींचेंगे तो इसकी वॉल्यूम सेम रहेगी, एरिया घटेगा, लेंथ बढ़ेगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसी को तो खींच करके बड़ा कर रहे हैं, तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। और वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू लेंथ, πr² into h, it is area into length, area of cross section into length, है कि नहीं? तो इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब देखिए क्या लिखे, नाउ व्हेन वायर इज स्ट्रेच्ड, जब वायर को खींचा जाता है, वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम सेम रहता है। अब जब खींच करके डायमीटर को आधा करने तक जो लेंथ हुआ, मतलब टोटल जो लेंथ है, उसको अगर L2 मान लें, स्ट्रेच्ड वायर, इफ लेंथ ऑफ स्ट्रेच्ड वायर इज इक्वल टू L2, और डाया कितना? d/2, ठीक है। तो पहले का वॉल्यूम लेंथ इंटू एरिया, अब का वॉल्यूम भी क्या होगा? लेंथ इंटू एरिया। तो लेंथ मान लीजिए L2 और एरिया क्या होगा? πr², लेकिन अब तो डायमीटर आधा हो गया, तो d/2 का d/2, बात समझ में आ रही है? d/2 तो इनिशियल रेडियस है, अब तो डायमीटर आधा होगा तो रेडियस भी आधा हुआ होगा ना, तो d/2/2 का होल स्क्वायर। यहां से अगर आप L2 निकालेंगे तो L2 आएगा 4L1। 60 से 70% स्टूडेंट का आंसर आया होगा A, R2 = 4R1। क्यों?
क्योंकि आप लोग इस लेंथ वाले पार्ट को भूल जाते हैं कि डायमीटर छोटा होने से लेंथ भी बढ़ेगा, ठीक है। तो लेंथ क्या है, 4L1 है। उसके बाद जब आप R2 निकालेंगे तो रो L2/A2, तो रो L2 के जगह 4L1 अपॉन पाई डी स्क्वायर अपॉन 16, यहाँ से 16 ऊपर जाएगा तो 16 इंटू ये बचेगा, और ये जो पूरा का पूरा है वो R1 के बराबर है। तो R2 विल बी इक्वल टू 16 इंटू R1, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके अलावा आप कुछ भी मार्क के आइए, आपको मिलेगा कितना मार्क्स, निगेटिव मार्क्स, 0 भी नहीं मिलने वाला है भाई साहब। तो ऐसे सोचना होगा क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, रेजिस्टेंस मतलब हमने समझा कि प्रतिरोध करने की क्षमता, वो हर चीज में होती है, ठीक है। हर चीज में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। आपके फैन का अपना एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि वायर है, बल्ब का रेजिस्टेंस है, हर चीज का, इस मार्कर का रेजिस्टेंस है, हमारे शरीर का रेजिस्टेंस है, हर चीज का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो ये तो नेचुरल है, नेचुरल है। लेकिन कभी कभी हम लोग को ऐसी जरूरत पड़ती है सर्किट में, मतलब डिवाइस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, कि हमको जबरदस्ती कुछ रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक सोर्स है, वोल्टेज सोर्स, हमारे पास एक सोर्स है बैटरी का, और कोई भी इक्विपमेंट है, आपका रेडियो हो सकता है, आपका बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर हम ये वोल्टेज सोर्स लगाएं और ये लोड लगाएं तो मान लीजिए कि एक करंट फ्लो करता है 10 एम्पियर, 10 कूलम पर सेकेंड इससे फ्लो कर रहा है। लेकिन इतना नहीं चाहिए। अगर इतना करंट इससे फ्लो कर गया तो ये जल सकता है, डैमेज हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ऐसा होता है, केसेस आते हैं ऐसे। तो अब क्या करना पड़ेगा, करंट को कम करना पड़ेगा। वोल्टेज सोर्स हमारे पास यही है ना। आपको, आप देखते होंगे, आपको 1.5 वोल्ट की बैटरी मिलती है, 12 वोल्ट की बैटरी मिलती है ना, 9 वोल्ट की मिलती है, इस तरह 4.5 वोल्ट या बन सकता है 4 वोल्ट, या इस तरह से हर वैल्यू नहीं अवेलेबल है। तो वोल्टेज सोर्स यही है, करंट इससे 10 एम्पीयर फ्लो कर जाएगा, डिवाइस जल सकता है ज़्यादा करंट से। क्यों जलता है हम लोग देखेंगे। तो करंट को कम करना है तो क्या करें। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए हमारे पास, मतलब अगर हम यहाँ पर इसके, मतलब अगर इस जो भी है इसमें अगर कुछ रेजिस्टेंस अलग से कुछ ऐड कर दें, कुछ रेजिस्टेंस बढ़ा दें, तो करंट का फ्लो घट जाएगा कि नहीं। तो उस पर्पस के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसको कहते हैं रेजिस्टर, जो हमारा टॉपिक है रेजिस्टर। ऐसे तो हर चीज रेजिस्टर है, फैन भी है, हमारा बॉडी भी है, लेकिन प्योरली जो इसी पर्पस के लिए यूज हो रहा हो कि किसी डिवाइस में जो करंट है उसको लिमिट करना है, उसको कंट्रोल करना है, उसको कहते हैं रेजिस्टर। आपने देखा भी होगा, दिखाएंगे भी जब रेजिस्टर का कलर कोडिंग हम लोग पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे भी इसको, ठीक है। लेकिन जो बेसिकली इसी पर्पस के लिए यूज हो रहा हो कि करंट को लिमिट करना है, कंट्रोल करना है, उसको कहते हैं रेजिस्टर। और अगर आप करेक्ट रेटिंग के रेजिस्टर को इसके साथ लगा दें, है ना, यहाँ पे लगा दें, कैसे लगाते हैं वो भी देखेंगे, तो इससे करंट लिमिट हो जाएगा और जितना करंट आपको चाहिए उतना करंट मिल जाएगा। समझ रही बात। तो कभी कभी हम लोग यूज करते हैं रेजिस्टेंस को अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। और तब जो डिवाइस होता है वो कहलाता है रेजिस्टर। अगले क्लास में हम लोग रेजिस्टर को देखेंगे कि कैसा वो होता है और उसको वैल्यू कैसे पता करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमको क्या इसमें बताना है आपको कि देखिए, कोई भी जो रेजिस्टर है, क्या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रेजिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कुछ इस तरह से। इस तरह से बनाने का मतलब ये है कि देयर इज सम रेजिस्टेंस, कुछ रेजिस्टेंस है। अब देखिए, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है और इससे कुछ करंट फ्लो कर रहा है, आई, है ना, कुछ करंट फ्लो कर रहा है, और आई मान लीजिए 5 एम्पियर है, मतलब 5 कूलम पर सेकंड, कुछ करंट इससे फ्लो कर रहा है। जो लोग थोड़ा
आप पढ़े होंगे, वो लोग कहेंगे कि सर ये ओपन सर्किट में करंट कैसे फ्लो करेगा। मान लीजिए कि इसमें कुछ है, सोर्स वगैरह लगा हुआ है, हमको उस पर नहीं जाना है, हमको ये बताना है, आपको एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बताना है कि इससे सपोज एक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, 5 एम्पियर 5 कूलम पर सेकेंड, ठीक है, और वो करंट यहाँ से जाएगा और यहाँ से इसको निकलना है, इधर से निकल जाएगा। एक गली है, कंजस्टेड गली है ना, या ट्रेन है, मान लीजिए पूरा भीड़ भाड़ से एकदम, जो आज बिहार में जो ट्रेन होती हैं जनरल बॉगी या दिल्ली और इस रूट की बहुत भीड़ है, और आपको अगर इधर से आप चढ़े और उधर से अगर निकल के जाना है, पार करना है, तो देख करके ही मतलब डर लगता है कि कैसे हो पाएगा, संभव टाइप का लगता है, उस तरह की भीड़ है, और आपको वहां यहाँ से वहां जाना है, तो आप घुसे तो पूरी एनर्जी में कि चलो चढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ से वहां जब आप उतरेंगे फाइनली, तो क्या आपकी सेम एनर्जी रहेगी? हाँ? कि आपकी एनर्जी कुछ डाउन हो जाएगा। उस अवरोध को पार करते करते आपकी एनर्जी निश्चित तौर पे डाउन हो जाएगी। सेम कंडीशन यहाँ पर है। 5 एम्पेयर से करंट अगर जा रहा है, मतलब कि 5 कूलम पर सेकेंड करंट यहाँ से जा रहा है, तो उसी रेट से आप इन किए तो आप निकलेंगे भी, है ना, उसी रेट से करंट यहाँ से निकलेगा, 5 कूलम पर सेकेंड निकलेगा, लेकिन जो एनर्जी थी कूलम में, सपोज 5 कूलम पर सेकेंड है और 10 जूल पर कूलम की एनर्जी थी, प्रत्येक कूलम को, प्रत्येक चार्ज को कितनी एनर्जी थी? 10 जूल की एनर्जी थी। मतलब हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है एक 10 वोल्ट के सोर्स के साथ, जो कि पर कूलम को कितना एनर्जी दे रहा है? 10 जूल का एनर्जी दे रहा है, और 1 सेकेंड में 5 कूलम पास कर रहा है। लेकिन ये सोच के बताइए कि प्रत्येक कूलम जो यहां से इन करेगा और इस रेजिस्टर, जो कि मेनली एक अवरोध है, एक प्रतिरोध है, जो कि उसको प्रतिरोध करेगा, मूव नहीं करने देगा, तो प्रत्येक कूलम जो यहां से पास करेगा, क्या उसकी एनर्जी सेम रहेगी कि घटेगी? ऑब्वियसली द एनर्जी विल डिक्रीज, है ना, कोलिजन करते करते, अवरोध से पार होते होते उसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। मतलब कि जब भी एक चार्ज एक रेजिस्टर से फ्लो करता है, तो उसकी एनर्जी कुछ डाउन होती है, पर कूलम एनर्जी कुछ घटती है, और जूल पर कूलम क्या होता है? वोल्टेज, वोल्ट। मतलब कि जब भी कोई चार्ज किसी रेजिस्टर से पास करता है, तो उसमें कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होता है, एनर्जी का ड्रॉप, पर कूलम एनर्जी का ड्रॉप, मतलब वोल्टेज का ड्रॉप, कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा, है ना भी। यानी कि इससे जब भी कोई चार्ज पास करेगा, तो एक वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा, मतलब कि उन कूलम की एनर्जी का ड्रॉप हो जाएगा, वोल्टेज। और ओम, जो साइंटिस्ट थे साइमन ओम, उन्होंने ये बताया कि ये जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है या एनर्जी का जो ड्रॉप होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा करंट पास करेगा, उतना ही ज्यादा वोल्टेज का ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस में, रेजिस्टर में, है ना। जितना ज्यादा चार्ज पास करेगा, उतना ही ज्यादा वोल्टेज का भी ड्रॉप होगा, उतना ही ज्यादा एनर्जी का भी ड्रॉप होगा, V is proportional to I। लेकिन एग्जैक्टली होगा कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा? तो उन्होंने कहा कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो होगी करंट इनटू रेजिस्टेंस। मतलब जिस डिवाइस का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उसमें ज्यादा ड्रॉप होगा। ऑब्वियस सी बात है, जिसका जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा, उसमें उतना ज्यादा एनर्जी का ड्रॉप होगा, उतना ज्यादा एनर्जी खर्चा होगा। जितनी ज्यादा कंजस्टेड ट्रेन होगी, वैशाली से ज्यादा सप्तक्रांति का है, और सप्तक्रांति से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी का है, जितना ज्यादा जिसमें कंजशन होगा, उतना ही ज्यादा आपको एनर्जी खर्च होगी इस पार से उस पार जाने। सिमिलरली जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, V = I × R। और यही कहलाता है फिर आपको आगे जाके ओम्स लॉ, कि जो वोल्टेज ड्रॉप जो है आपके रेजिस्टर में, दैट इज प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू इट, एंड एक्चुअल वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या है? V = I × R। ठीक है, मतलब कि अगर कॉपर के रेजिस्टेंस में और एल्युमिनियम के रेजिस्टेंस में सेम करंट पास कर रहा है, तो किस में ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा?
एल्युमिनियम के रेजिस्टेंस में होगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अब आप कहेंगे सर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, लेकिन लेंथ और एरिया अगर सेम है तब तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा ना एल्युमिनियम का, तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गई? तो इसी पे ओम्स लॉ तो यही है, लेकिन ओम्स ने इस चीज को एक और तरीके से बताया, एक ग्राफ से। उसने ग्राफ बनाया करंट और वोल्टेज के बीच का, ठीक है, करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ बनाया, और उन्होंने कहा कि अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, है ना। सपोज कि मान लीजिए कि किसी रजिस्टर की वैल्यू है 1 ओम, ठीक है, तो अगर हम 1 एम्पेयर करंट देंगे तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 1 × 1 वोल्ट। अगर हम 2 एम्पेयर करंट देंगे तो कितना होगा, 2 वोल्ट। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा, या हम कह सकते हैं रेजिस्टर के लिए जो वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना। रजिस्टर के लिए जब वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ बनेगा तो कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना। करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, ठीक है। और इस आप ध्यान में रखिएगा कि रजिस्टर के लिए जो वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ है कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, और ये ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करता है, ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। तो ओम्स लॉ क्या कर रहा है, V प्रोपोर्शनल टू I। ओके, अब इस लाइन का ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप क्या होता है, tan थीटा ना। इसका स्लोप मतलब tan थीटा। आप किसी भी पॉइंट के लिए, यहीं के लिए अगर आप इस ट्रायंगल के लिए OAB, इसी के लिए अगर आप थीटा निकाल दें, tan थीटा निकाल, दैट इज स्लोप। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, वोल्टेज, और बेस क्या है, I। tan थीटा इक्वल टू V/I, और V/I क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि रेजिस्टर के लिए जो वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करता है, और जो उसका स्लोप है वो क्या बताता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बताता है। जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस के बारे में बताता है, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस भी मटेरियल के लिए वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, जिस भी मटेरियल के लिए वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, वो मटेरियल ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करता है, ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करता है। ओम्स लॉ को ना सेटिस्फाई करने वाले 2-3 एलिमेंट्स हैं, मतलब हैं, एक तो वो है ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, उनके बीच जो वोल्टेज और करंट के बीच का जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ओम्स लॉ को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, जिसमें से एक है रेजिस्टर्स whose value changes by change in temperature, है ना। टेम्परेचर में चेंज इन, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। रेजिस्टर्स whose value changes by change in temperature, टेम्परेचर में चेंज, है ना, टेम्परेचर में चेंज करने से जिस रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है उसके लिए फिर ये वैलिड नहीं है। एक दूसरा, ये हम लोग को पॉइंट देखना है, इसका पूरा फार्मूला देखना है कि टेम्परेचर में चेंज होने से रेजिस्टेंस कितना चेंज होता है, क्या उसका है, सारा कुछ। सेकेंड, इंसुलेटर्स के लिए ये नहीं काम करेगा आपका, इंसुलेटर्स के लिए दिस इज नॉट वैलिड, उनमें ये स्ट्रेट लाइन रिलेशन नहीं आता है, कर्व आता है। और तीसरा, सेमीकंडक्टर्स के लिए आप लोग देखे ही होंगे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देखे हो तो सेमीकंडक्टर के लिए अगर ये I है और ये V है तो ग्राफ कैसा होता है, जर्मेनियम या सिलिकॉन का अगर देखें तो 0.7 वोल्ट तक रहता है, ऐसे ही पढ़ेंगे आप, बढ़ता जाता है और उसके बाद फिर बढ़ता है। तो ये तो ओम्स लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वोल्टेज और करंट के बीच का है लेकिन स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। तो ओम्स लॉ को, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से कौन कौन ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करते हैं और कौन कौन नहीं करते हैं। तो नहीं करने में दोज रेजिस्टर्स
हुज वैल्यू चेंजेस बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज होने से जिन रेजिस्टर्स की वैल्यू चेंज करती है वो भी ओम्स लॉ को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। दूसरा इंसुलेटर्स नहीं सेटिस्फाई करते हैं, और तीसरा सेमीकंडक्टर्स नहीं सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन जितने भी रेजिस्टर्स अच्छा जो नहीं सेटिस्फाई करते हैं ओम्स लॉ को, उनको कहा जाता है नॉन लीनियर रेजिस्टर्स, है ना। नॉन लीनियर मतलब जिनका ये कर्व लीनियर नहीं है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। ओके, एक बात और समझनी है, उसके बाद आज का क्लास एंड करेंगे कि देखिए यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब कोई चार्ज इस रेजिस्टर से पास करता है तो उसकी एनर्जी कुछ ड्रॉप होती है। तो पर कूलम में कितनी एनर्जी ड्रॉप हो रही है वो तो निकल गया V से, V इक्वल टू IR। उसने क्या कहा कि जब भी किसी रेजिस्टर से करंट पास करेगा उसमें कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा। एक बात, दूसरी बात एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर छूट गया बता दें आपको कि जब हम लोग KCL KVL पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंस आएगा कि देखिए मतलब यहाँ पे करंट किधर से पास कर रहा है, इधर से पास कर रहा है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। करंट इधर से पास कर रहा है तो यहाँ पर रेजिस्टर से जस्ट पहले एनर्जी ज्यादा होगी कूलम्ब की, और इसके बाद जब निकलेगा तो वोल्टेज ड्रॉप हो गया रहेगा, कुछ कम होगा। तो इस रेजिस्टर में वोल्टेज को दिखाने का जो तरीका है वो ये है कि जिधर से करंट इन करता है उधर लेते हैं प्लस। प्लस क्यों ले रहे हैं? ये बताने के लिए कि यहाँ वोल्टेज ज्यादा होगा, यहाँ एनर्जी पर कूलम्ब ज्यादा होगी, और इधर लेते हैं माइनस, ये बताने के लिए कि यहाँ वोल्टेज कम होगा। तो बिल्कुल ध्यान में रखना है, जिधर से करंट इन करेगा वहां पे वोल्टेज को दिखाने का तरीका है प्लस से, पोलैरिटी वोल्टेज की, और जहां से निकलेगा वहां पे माइनस, ठीक है। अब हम आते हैं बात पर कि पर कूलम्ब जो एनर्जी घट रहा है उसको तो V से दिखा रहे हैं, V इक्वल टू IR, लेकिन पर सेकेंड कितना घट रहा है, पर सेकेंड कितना घट रहा है ना। तो जूल मतलब देखिए क्या है कि ये एनर्जी जो चार्ज की एनर्जी जो खत्म हुई वो किस फॉर्म में होती है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो चार्ज जो रेजिस्टर में अंदर जाता है वो कॉलिजन करता है, एटम से इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन करता है। तो इस कॉलिजन में एनर्जी खपत होती है हीट के फॉर्म में, है ना। जैसे आपको अगर ट्रेन से पास करना है तो आप पसीने पसीने हो जाएंगे भीड़ वाले इलाका से पास करने में, हीट के फॉर्म में आपकी एनर्जी निकल रही है। उसी तरह से रेजिस्टर जब इसमें से पास करता है तो उसका भी जो एनर्जी जो पर कूलम्ब जो एनर्जी घट रही है, तो एनर्जी किस फॉर्म में जा रही है, हीट के फॉर्म में। रेजिस्टर गर्म हो जाएगा, वायर गर्म हो जाता है, आप देखते होंगे कि लगातार करंट जाने से वायर गर्म हो जाता है, तो हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। मेरा ये सवाल है कि पर कूलम्ब कितना एनर्जी रिलीज होता है, तो वोल्ट से पता चल गया। पर सेकेंड कितना एनर्जी रिलीज होगा, तो जूल पर सेकेंड किसका यूनिट है, जूल पर सेकेंड यूनिट है पावर का, है ना, पावर का। तो मतलब कि कितना पावर का लॉस हुआ, पर सेकेंड कितना एनर्जी गई। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट, आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। और वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, I इंटू R इंटू I वाट। तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R। तो पावर कितना लॉस हुआ हीट के फॉर्म में उसका फॉर्मूला क्या है, तीन फॉर्मूला एक्चुअली, P इक्वल टू V इंटू I से भी निकाल सकते हैं। ध्यान रखना है कि V इंटू I वाले फॉर्मूला में I है करंट, जिस रेजिस्टर से आपको निकालना है कि इसमें कितना पावर लॉस हुआ, उससे जो करंट पास कर रहा है वो है I, और V क्या है, इस रेजिस्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, इस रेजिस्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो है V। ऐसा नहीं कि कहीं का भी वोल्टेज लेकर के V इंटू I करके पावर निकाल दीजिए, करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस में, है ना। तो वो नहीं करना है। V इंटू I मतलब I मतलब जो इससे करंट जा रहा है, V मतलब जो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है। एक फार्मूला ये भी है, एक और भी फार्मूला है। I के जगह हम लोग V बाई R भी लिख सकते हैं ना, I के जगह V बाई R, तो उसको करेंगे तो V इंटू V बाई R इक्वल टू V स्क्वायर बाई R वाट। तो इन तीनों में से किसी भी फार्मूला से आप पावर निकाल सकते हैं, लॉस निकाल सकते हैं, रेजिस्टर में कितना लॉस है। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए, उसको आप रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे,
इनके ऊपर और सीरीज पैरेलल के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे रेजिस्टर को, पहले समझेंगे सीरीज पैरेलल थोड़ा सा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मेहनत कीजिए।